हेलो एवरीवन, आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसआई जो प्रीवियस पेपर एग्जाम हो चुके हैं उसका डिस्कशन किया जाएगा और इससे पहले 2001 में एग्जाम हुआ था उसका भी डिस्कशन किया जा चुका है। तो 2002 में जो पेपर हुआ है उसका डिस्कशन आज हम करेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया गया है। 60 से आगे हम करेंगे। जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आ चुका है और पार्ट 4 में आज हम करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा और ये जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि उसका डिस्कशन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, उसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन है, हेमू को किसने हराया था? तो किसने हराया था? ऑप्शन बी है अकबर। ये 60 जो नंबर क्वेश्चन है इससे पिछले वाले वीडियो में यहाँ तक कराया दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो 61 होगा, जिसमें है खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। एक चीज और समझिए कि ये जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो क्या है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो उतना ज्यादा फायदा होता है एग्जाम में। और निगेटिव मार्किंग है तो उसमें ज़्यादा ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ देखिएगा कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि हेमू को किसने हराया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। इसमें आंसर तो आप बता देंगे, पर इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है इसका डिस्क्रिप्शन। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई। और इस युद्ध के समय अकबर मात्र 14 वर्ष का था। बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था, मतलब बाल्यावस्था में अकबर का बहुत ही साथ दिया था, इस युद्ध में अपने विशेष भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुआ। तो पहली लड़ाई कब हुई ये इम्पोर्टेंट है, कब हुआ? तो 1526 को हुआ। अगर दूसरी कहे तो 1556, अगर तीसरी कहे तो कब हुआ है? 1761 को हुआ है। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपका जितना ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, बेहतर होगा। ओके, जैसे कि खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मतलब कि जो सिखों के कितने गुरु हैं? तो 10 गुरु हैं और अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। तो ये याद रखना है आपको। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इन्होंने सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने पर जोर दिया। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो एक बना हुआ है, पर इसमें जो एक्स्ट्रा जो नॉलेज दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आएगा कि जैसे कि नाम के अंत में सिंह जोड़ने का जो प्रथा था वो किसने आरंभ किया? तो ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इससे देख रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन लेकर आ रहा है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह किस देश का वासी था? तो नादिर शाह जो था किस देश का वासी था? तो ऑप्शन बी फारस का था। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन इसका काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे नादिर शाह ईरान यानी फारस देश का निवासी था। फरवरी 1739 में उसने पंजाब पे आक्रमण किया। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1539 में ही करनाल का युद्ध हुआ है ना? करनाल का युद्ध हुआ है। करनाल कहाँ है? तो आपको याद रखना होगा, ये हरियाणा में है ना? हरियाणा में है। करनाल का युद्ध हुआ है 24 फरवरी 1739 को। मुगल बादशाह और नादिर शाह के मध्य हुआ है, जिसमें मुगल सेना पराजित हुई। तत्पश्चात दोनों में संधि हो गई, परंतु सआदत खां के कहने पे 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और यह दिल्ली में 87 दिनों तक रहा और वापस जाते समय तख्ते ताउसा को हिन्नूर हीरा अपने साथ ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह कहाँ का था? तो ये फारस का था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया है? तो ये आप जानते होंगे कि अकबर ने शुरू किया है।
इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे लड़ेंगे। जैसे दीन ए इलाही मुगल बादशाह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया, कब किया गया? तो 1582 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक क्वेश्चन बना। यह एक धर्म था जिसका मुख्य आधार एक ईश्वरवाद मतलब एक ईश्वर में विश्वास। इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्वों को समाविष्ट किया गया। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, जबकि इसको स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम जो हिंदू था वो बीरबल था। तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, इसे देख रहे हैं, दीन ए इलाही एक क्वेश्चन बना, पर इससे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपका जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो, जो आप निगेटिव मार्किंग में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ओके, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि आरंभ में भारतीय संविधान में शिक्षा को मूल या मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया था। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया। तो आप ये याद रखिएगा। तो ये क्या है? 86वां संविधान संशोधन, 86वां। ओके, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2002 में हुआ है। और ये किस में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21 का 1 में जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष। ओके, इसे याद रखना होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बताएं, इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, और ये आपको याद रखना होगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। ओके, इसका हम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है कि मूल कर्तव्य संविधान में भारतीय संविधान में समाहित नहीं था। इसे वर्ष 1976 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो आपको याद रखना होगा कि कब जोड़ा गया है? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है किस समिति के द्वारा? तो स्वर्ण समिति के द्वारा। अतः संविधान में एक नया भाग यानी कि 14 क्या है? भाग 4 का क अनुच्छेद 51 का क जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया। एक और है 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 51 क ट के तहत 86वें संविधान संशोधन अभी हम पढ़े हैं उसे जोड़ा गया, और ये क्या है? 11वें मूल कर्तव्य के रूप में प्रतिस्थापित हुआ है। तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर है? तो कौन है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर होता है, और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 53(2) के तहत। वह तीनों सेनाओं यानी थल सेना, जल सेना, वायुसेना का प्रधान सेनापति होता है। उसे युद्ध घोषित करने, शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष नियुक्त भी करता है, किंतु राष्ट्रपति की इस शक्ति के प्रयोग को संसद द्वारा विधि बनाकर विनियमित और नियंत्रित किया जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि राष्ट्रपति की इस शक्ति के प्रयोग को संसद द्वारा विधि बनाकर विनियमित और नियंत्रित भी किया जा सकता है। मतलब ये आप नहीं कहेंगे कि जो संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान की गई, क्या वो विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं? तो नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ? किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन बी 1927। भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा वर्ष 1927 में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड इरविन का काल जो था वर्ष 1927 में, यानी कि साइमन कमीशन इसी समय
गठन होता है 1928 में जो है, वो 1928 में साइमन कमीशन भारत भी आता है। तो 1927 में नई दिल्ली में किया गया इस भवन की अभिकल्पना दो प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया। तो आप इसे याद रखिएगा, दो वर्ड है यहाँ पे दो वर्ड है, सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दो नाम आपको याद रखना होगा। ओके, 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में कितने होते हैं, तो 238 होते हैं, 238। संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के गठन के बारे में दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना होगा कि राज्यसभा का गठन की जो बात है वो किस संविधान में है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में है। ओके, और अनुच्छेद 80 के 1 में है, यह उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होंगे, जिसमें से 238 सदस्य जो होंगे वो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाएंगे। अब 12 सदस्य जो होंगे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी 552। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है ना, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, सेनापति होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 याद रखना है, अनुच्छेद 76 इंपॉर्टेंट है, के तहत महान्यायवादी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का सृजन करता है। 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और यह जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इस वर्ड को। ओके, सेवेंटी 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में आरंभ हुई। तो कब हुई है, वर्ष 1951 में। और ये पंचवर्षीय जो योजना था ये कितने सालों का था, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है ये 5 वर्ष का था, है ना, ये 5 वर्ष का था, 5 वर्ष का। इसीलिए वर्ष 1951 में स्टार्ट हुआ है, 1951 में स्टार्ट हुआ है तो 1956 तक चला है। 1956 से यदि चला है तो 1961 तक चला है। 1961 से चला है, आप याद रखिएगा, 1961 से चला है तो 1966 तक चला है, 1966 तक। और यदि यहाँ पे एक देखिएगा 3 वर्षों का योजना काल होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। 3 वर्षों की गैपिंग होती है, 1 वर्ष ये योजना चलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 3 वर्ष 69 होता है, 69 के बाद फिर से 5 वर्षों का आरंभ हो जाता है पंचवर्षीय योजना। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई और यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था, जिसके तहत कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। मतलब कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि की महत्ता थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग की महत्ता थी। ठीक है, तो आप इसे याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, जैसे पंचवर्षीय में 5 वर्षों का 1951 में स्टार्ट हुआ। ओके, किस मॉडल पे आधारित है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस पे मतलब कि किस पे जोर दिया गया, तो कृषि क्षेत्र पे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पे जोर दिया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 जो है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है, तो जिसके पास पावर है भारतीय संसद कर सकती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124 के 1 में दिया गया है। तो आपको ये याद रखना होगा कि अनुच्छेद 124 का 1 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में दिया है। मूल संविधान सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या
सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन, सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया और इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने वर्ष 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया और उसकी संख्या बढ़ाकर 7 से 10 कर दिया। तत्पश्चात समय के साथ इसमें वृद्धि होती गई, अब वर्तमान में 34 है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह फैक्ट है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। निम्न में कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा है? तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री की बात कह रहा है कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र। तो बताएं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। मंगोलिया को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये मंगोलिया है, यहाँ पे मंगोलिया है ना। तो यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे रशिया है ना। ये कवर कर रहा है, रशिया और चाइना कवर कर रहा है। यहाँ पे भी देश है, कजाकिस्तान है, और भी देश है यहाँ पे। यहाँ पे लंबा क्षेत्र जो पड़ रहा है वो रशिया ही है। तो मंगोलिया को चारों तरफ से घेरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मंगोलिया मध्य एशिया में चारों ओर से भूमि से घिरा एक देश है। इसके उत्तर में रूस और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन की सीमाएं मिलती है। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे जो है मंगोलिया है, दक्षिण पूर्व पश्चिम में चीन की सीमाएं मिलती है। सीरिया और लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर तथा कोरिया जापान सागर के पश्चिम तट पर स्थित देश है। तो आप ये याद रखिएगा, कजाकिस्तान वो टच नहीं करता। 74 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है? तो 6 राज्यों से घिरा है, इसका राइट आंसर होगा। ये जो है मैपिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ये क्वेश्चन जो है मैपिंग से है और दूसरा क्वेश्चन ये भी मैपिंग से है। तो आप ये देख लीजिएगा कि जैसे इंडिया का मैप भी आपको ध्यान रखना होगा और वर्ल्ड स्तर के जो मैप होते हैं जैसे कि दक्षिण पश्चिम एशिया का, पश्चिम पूर्वी एशिया का, ये सब जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के सटे हुए देश का आप याद रखिएगा कि कौन सा देश किससे टच कर रहा है। ये मैपिंग से 2 क्वेश्चन हुआ, ये पुराने क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है यानी कि सदिश है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विस्थापन। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब जो है वो सदिश राशि है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, वे भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, तो वो अदिश राशि होती है, जैसे द्रव्यमान, चाल, समय, दूरी, ऊर्जा। अब ऐसे ये याद रखिएगा कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, आवेग, त्वरण, ये सब जो है वो सदिश राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा होती है। एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, सदिश राशि, तो जितने बचे हैं वो अदिश राशि में आ जाएंगे। ओके। 77 नंबर क्वेश्चन है, त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो आप इसे याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण जो है वो सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं, तथा जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है। इस प्रकार त्वरित गति में वस्तु की चाल घटती बढ़ती रहती है, अर्थात वस्तु की चाल सतत बदलती रहती है। तो आप इसे याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो इसे भी देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो 7 होगा, 7 मीटर प्रति सेकंड। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, 79 का है। ये भी याद रखिएगा कि त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या है? तो ऑप्शन ए होगा, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, इसका राइट आंसर होगा। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए। ये आपको पैटर्न देखना होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आगे। ओके।
81 नंबर क्वेश्चन है कि चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा का तात्पर्य क्या होता है। तो आपको ये सॉल्व करना होगा। इसका राइट आंसर है 30 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, इसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 82 नंबर क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है कि यदि 5 सेकेंड में वस्तु का संवेग बढ़कर 40 केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है तो इसमें कितना बल लगाने की जरूरत है। तो ऑप्शन सी 8 यूनिट है, न्यूटन है। तो इसे बनाना होगा आपको। आप ये याद रखिएगा कि बल बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन बाई समय। 83 नंबर क्वेश्चन है। देखिए साइंस का क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है आपको ये देखना होगा। ओके, कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान। ओके, 84 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है। तो ये तो फैक्ट है, ये साइंस का क्वेश्चन है फिजिक्स का। इसमें पहला नियम होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा कि ये जड़त्व क्या है, ये जड़त्व के कारण होती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जो पहला नियम होता है। तो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ देते हैं कि न्यूटन की गति का पहला नियम बल को परिभाषित करता है और इस नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी तथा गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन ये है कि 2 न्यूटन का बल 2 केजी पदार्थ पर लगाने से जो त्वरण मिलता है वे उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि यह 2 न्यूटन का बल 4 ग्राम पदार्थ पर लगाया जाए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसे भी ध्यान रखना होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का है तो किस टाइप का क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखना जरूरी होता है। फिर है 87 का गुरुत्वाधीन नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला पिंड जो दूरी तय करता है वो किस पे निर्भर करता है। तो समय के वर्ग पे निर्भर करता है। तो याद रखना है। इकाई संख्या भी पूछता है कि कार्य की इकाई संख्या क्या है, तो कार्य की जूल होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कार्य जो है वो अदिश राशि है और इसका जो मात्रक है न्यूटन मीटर या जूल होता है। ओके, 89 नंबर क्वेश्चन ये है कि दो पदार्थ ए और बी के द्रव्यमान पर समान है और उसका वेग 2v और 5v है तो पदार्थ ए और बी की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है जो लगाना आपको चाहिए। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी 0.24, यानी कैलोरी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। आप ये याद रखिएगा कि कितना जूल बराबर, यानी कि 4.186 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। और ये देखिए ये 90 क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये करा दी हूँ। ओके, और 90 के बाद हम सेकंड में आएंगे, फोर्थ जो वीडियो बनेगा नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हम ये क्वेश्चन का डिस्कशन आगे करेंगे। इसमें 150 क्वेश्चन है। इसमें आपको यही देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप से हमें तैयारी करना है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आपका जो डिस्कशन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन के साथ साथ 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिविजन के लिए काफी ज्यादा है। और आप जितना रिविजन करेंगे उतना मार्क्स उठाएंगे और आपका एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 91 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।